हेलो दोस्तों, हमारे चैनल द हिस्ट्री 0.2 में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस चकाचौंध भरी दुनिया में भले ही कोई देश आगे हो या पीछे हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि प्राचीन भारत ही वो पुण्य भूमि है जहां से दुनिया को ज्ञान की प्राप्ति हुई और दुनिया को जीना सिखाया गया। जी हां दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको प्राचीन भारत के एक और विश्वविद्यालय रत्नागिरी महाविहार के बारे में। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं रत्नागिरी महाविहार के इतिहास के बारे में। रत्नागिरी ओडिशा में स्थित है, जो प्राचीन काल में एक महाविहार बौद्ध मठ था। यह ओडिशा के जजपुर जिले के ब्राह्मणी और बिरूपा नदियों की घाटी में स्थित है। पुष्पगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी आदि अन्य प्राचीन बौद्ध स्थल इसके पास ही हैं। उदयगिरी, रत्नागिरी एवं ललितगिरी ओडिशा में प्राचीन बौद्ध धर्म की अंतिम स्मृतियां हैं। इन स्थलों का संबंध बौद्ध धर्म के उदय से भले ही ना हो, किंतु बौद्ध धर्म के प्रसार में इनका निश्चित ही महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था, तब उनके आरंभिक शिष्यों में 2 शिष्य उत्कल अर्थात ओडिशा के निवासी थे। उनके नाम थे तपस्सु तथा भल्लिका। 261 ईस्वी पूर्व में हुए कलिंग युद्ध के पश्चात ओडिशा कलिंग के सम्राट अशोक ने अहिंसा को अपनाया तथा पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में प्रवेश किया और समस्त विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार करना उनका लक्ष्य बन गया। और बौद्ध धर्म का भारत से समस्त विश्व में प्रसार करने में सर्वाधिक योगदान सम्राट अशोक का ही था। भुवनेश्वर के समीप धौली में अशोक का स्तंभ तथा उनके अनेक शिलालेख अभी भी मौजूद हैं। कहते हैं कि सम्राट अशोक की सुपुत्री संघमित्रा ने यहीं से श्रीलंका की यात्रा आरंभ की थी। वो श्रीलंका के अनुराधापुरा के समीप स्थित मिहिंतले पहुंची थी। यह स्थान आज भी उसकी यात्रा का उत्सव मनाता है। रत्नागिरी परिसर का विकास सबसे पहले 6वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में गुप्त सम्राट नरसिंहगुप्त बालादित्य के शासनकाल में शुरू हुआ था। इसकी भव्यता को भौमकारा राजवंश ने और बढ़ाया, जिसने 7वीं से 10वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन किया। जजपुर क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने समृद्ध व्यापारिक संबंधों के कारण धनी व्यापार और व्यापारियों को आकर्षित करता था, जिन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध मठों को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया था। 11वीं-12वीं शताब्दी में सोमवंशी काल के दौरान भी इन परिसरों को संरक्षण निरंतर जारी रहा था। बौद्ध स्मारकों का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी से शुरू हुआ, जिसका अंतिम निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ तथा निर्माण का चरम काल 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच रहा है। संभवतः 16वीं शताब्दी के बाद इस स्थल का उपयोग बंद हो गया तथा यह खंडहर में तब्दील हो गया। 1960 के दशक तक इनके बारे में बहुत कम जानकारी थी, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किए गए उत्खनन के प्रमुख अभियानों ने इस स्थल का खुलासा किया, जिसमें बड़ी मात्रा में बहुत ही बेहतरीन मूर्तियां प्राप्त हुईं। मठ को भारत में बची हुई नक्काशीदार पत्थर की सजावट के मामले में सबसे बेहतरीन के रूप में वर्णित किया गया है। इनमें से कुछ को अन्यत्र संग्रहालयों में ले जाया गया, जबकि बहुत कुछ साइट पर ही छोड़ दिया गया। हाल ही में इस स्थल पर एक संग्रहालय खोला गया है, जिसमें कई कलाकृतियां रखी गई हैं। उदयगिरी, रत्नागिरी तथा मंगलगिरी ये तीनों स्थल वास्तव में 3 विहार थे। बौद्ध धर्म में मठों या आश्रमों को विहार कहा जाता है। कदाचित इनका प्रयोग उस समय किया गया था जब इस क्षेत्र से बौद्ध धर्म पूरे विश्व अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर था। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने अपनी यात्रा विवरणों में कहा है कि 7वीं शताब्दी में जब उसने इस स्थान की यात्रा की थी, तब भी ये तीनों विहार सक्रिय थे और साधना तथा तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। ओडिशा के हीरे उदयगिरी, रत्नागिरी एवं ललितगिरी का इन विहारों एवं महाविहारों में जहां भिक्षु निवास करते थे तथा प्रार्थना एवं साधना करते थे। तीनों ऐतिहासिक स्थलों में से विशालतम स्थल उदयगिरी बिरूपा नदी के किनारे स्थित है। बिरूपा नदी अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। इस स्थान को सन 1958 में उत्खनित किया गया था। सन 1997 में जब यहां पुनः खुदाई की गई, तब यहां से कई स्तूप, मठ संकुल तथा बौद्ध विहार उत्खनित किए गए थे।
उदयगिरी बौद्ध विहार का मूल नाम माधवपुरा महाविहार था। उदयगिरी यह नाम यहां स्थित एक पर्वत के नाम से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत। उदयगिरी का बौद्ध विहार आरंभिक ईस्वी से 13वीं ईस्वी तक सक्रिय था। निश्चित ही एक लंबे अंतराल तक यहां बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। मठ के चारों ओर स्थित जल की नहर यह बताती है कि उस समय जल संचयन, प्रयोग एवं निकासी की उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध थी। एक गोलाकार संरचना, किसी समय यह कुआं था जो भिक्षुओं के लिए शुद्ध जल उपलब्ध करा रहा था। मठ के ऊपर से आप अनेक बड़े छोटे स्तूप देख सकते हैं। उनके ऊपर की सपाट सतहों को देख यह कल्पना करना कठिन है कि इनके शीर्ष सदा से सपाट थे अथवा काल के थपेरों को सहकर धराशायी हो गए हैं। अपनी दृष्टि को दूर तक खींचे तथा उस पार खरी पहाड़ी की ढलान पर देखें तो आपको ऐसी ही अनेक संरचनाएं दृष्टिगोचर होंगी। वहां कदाचित एक अन्य मठ तथा उससे संबंधित कुछ स्तूप मौजूद हैं। इसकी सर्वप्रथम खोज सन 1906 में हुई थी, तथापि इस स्थान का उत्खनन 1958 में ही हो पाया था। यूं तो रत्नागिरी का यह मठ स्थल 13वीं सदी तक अस्तित्व में था, किंतु यह स्थल 5वीं से 12वीं सदी के मध्य सर्वाधिक सक्रिय था। यहां से प्राप्त धातु की कुछ कलाकृतियों को देखकर इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि यह तांत्रिक अनुष्ठानों का स्थल था। यहां के उत्खनित मिट्टी की एक पटलिका से यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस स्थान को श्री रत्नागिरी महाविहारीय आर्य भिक्षु संघस्य कहा जाता था। शीर्ष पर पहुंचने के पश्चात जो दृश्य सर्वप्रथम आपको आकर्षित करती है वह है बाईं ओर स्थित इच्छा पूर्ति के छोटे छोटे अनेक स्तूपों की शिस्तबद्ध पंक्तियां। स्तूप तो प्राचीन हैं, किंतु इन शिस्तबद्ध पंक्तियों की व्यवस्था नवीन प्रतीत होती है। ये इच्छा पूर्ति के द्योतक हैं। यहां से एक मिट्टी की पगडंडी दाहिनी ओर जाती हुई हमें एक छोटे मठ तक ले जाती है जो 11वीं 12वीं सदी का है। यहां देखने योग्य अधिक कुछ नहीं, किंतु इसे देखकर मठ की मूल संरचना के विषय में जानकारी अवश्य प्राप्त होती है। मुख्य गर्भगृह के द्वार की चौखट भी उत्कृष्टता से उत्कीर्णित है। इसके भीतर भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है। इसकी नासिका के अतिरिक्त यह प्रतिमा लगभग अभंगित है। इसकी नासिका को देख यह आभास होता है कि किसी समय इस प्रतिमा के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। बुद्ध की प्रतिमा के दोनों ओर 2 द्वारपालों की खरी प्रतिमाएं हैं। मुख्य मठ से लगा हुआ ही एक अन्य मठ है जो अब खंडित हो चुका है। आप यहां कुछ स्तूप देख सकते हैं। उनमें से एक स्तूप पर 3 तलों का हर्मिका अर्थात ग्रीष्म भवन अब भी लगभग अखंडित रूप से विद्यमान है। तीसरा मठ एक कोने में है जिसमें छोटे बड़े अनेक स्तूप हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्व में ये तीनों स्थल एक साथ पुष्पगिरी विश्वविद्यालय का भाग थे, जो अब किसी अन्य स्थान में लांगुरी नाम से स्थित है। पुष्पगिरी का उल्लेख ह्वेन-त्सांग के यात्रा विवरणों में भी प्राप्त होता है। तिब्बत के लामा तारानाथ ने अपनी पुस्तक भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास 1608 ईस्वी में लिखा है कि रत्नागिरी नामक एक विहार ओडिविसा उड़ीसा राज्य में एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था। उन्होंने लिखा है कि रत्नागिरी में 500 भिक्षु रहते थे और वे तांत्रिक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। 1747 ईस्वी में लिखी गई तिब्बती पुस्तक पैग सैम जॉन जैंग में भी कहा गया है कि रत्नागिरी भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां से कालचक्र तंत्र पूरी दुनिया में फैला था। यह मान्यता आज भी भारत में तिब्बती मठों में प्रचलित है, जो बौद्ध धर्म के इतिहास में रत्नागिरी के महत्व की पुष्टि करती है। अफसोस की बात है कि 12वीं शताब्दी ईस्वी के बाद से इस परिसर का उपयोग बंद हो गया, जब भारत में बौद्ध धर्म में गिरावट आई, क्योंकि कुतुब-अल-दीन ऐबक के एक सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी द्वारा पूर्वी और उत्तरी भारत में तुर्क आक्रमण और हिंदू पुनर्जागरण के दोहरे दबाव के कारण भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ और शाही संरक्षण में बदलाव हुआ। इस अवधि के दौरान निर्मित मुक्तेश्वर 10वीं शताब्दी और कोणार्क 13वीं शताब्दी जैसे भुवनेश्वर के शानदार मंदिरों में इस परिवर्तन को देखा जा सकता है। संरक्षण के नुकसान के बावजूद बौद्ध भिक्षु 12वीं शताब्दी के बाद कुछ समय के लिए रत्नागिरी में निवास करते रहे। हालांकि अंततः इस स्थल को छोड़ दिया गया और इस तरह से रत्नागिरी महाविहार विलुप्त होता चला गया।
रत्नागिरी महाविहार ध्यान साधना और तांत्रिक विद्या को सीखने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, अगर ये जानकर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।